तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण इन दो शब्दों के बारे में बताया था। फिर भी हम उसको 1 मिनट में देख लें। तो इन्होंने कहा कि यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, हमने माना कि इन बिंदुओं पर, इस बिंदु पर -q आवेश है, इस पर +q आवेश है और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। हम इसको नाम दे सकते हैं कुछ। तो हमने माना कि AB हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका नाम AB है और इन दो आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 2l है। तो इस संरचना को हम बोले तो इन्होंने कहा कि यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, दोनों पर विपरीत आवेश है और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, बहुत कम दूरी है 2l, इस पर रखे, तो इस संरचना, इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम द्विध्रुव अक्ष कहते हैं और इसको हम द्विध्रुव लंबाई भी कहते हैं। जैसे H2O HCl ए द्विध्रुव आघूर्ण की भांति कार्य करते हैं। अब हम इसमें द्विध्रुव आघूर्ण को बोलें तो इन्होंने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, तो दो में से एक आवेश ले लें और बीच की दूरी का इसमें गुणा कर दें, तो 2l का गुणा। तो उन्होंने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और बीच की दूरी के गुणांक को हम वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात P = 2ql। इसका हमने पिछले वीडियो में मात्रक बताया था कि कूलाम × मीटर, ठीक। और एक सदिश राशि है। आदर्श द्विध्रुव की कोई साइज नहीं होती। जो आदर्श द्विध्रुव होता है वो बिंदु द्विध्रुव होता है। बिंदु द्विध्रुव ये ऑब्जेक्ट है और ये शायद 18 में आया था। तो आदर्श द्विध्रुव की कोई साइज नहीं होती, बिंदु द्विध्रुव होता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम निकालें, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति क्या है? तो इन्होंने कहा कि जब वो बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और वो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो हम इस वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ बनाएं और उसकी अक्ष पर बिंदु लें। तो हमने माना कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस और -q आवेशों से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है और दोनों के बीच की दूरी 2l है और इस द्विध्रुव का नाम है AB। अब ये हमारा द्विध्रुव है और इसके लिए अक्षीय स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम देख रहे हैं अक्ष क्या होती, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो इसकी अक्ष कहलाती है। अब इसकी अक्ष को हम बढ़ाएं इस प्रकार से ए, और हमारा बिंदु इस पर हमें लेना है, मान लिया P। तो हमारा जो बिंदु P है ये वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर आ गया, इसलिए इस बिंदु को हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। और ये जो बिंदु लिया ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर लेना है। ये जो अक्षीय स्थिति के लिए हमें व्यंजक निकालना है उसका चित्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चित्र को हम रटे नहीं, इसकी भाषा कैसे लिखते हैं तो इसको देखें। तो इसमें हमने जो किया है उसी को हम बोलें तो वो भाषा बन जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में एक सिंगल आवेश के लिए r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और ये तीव्रता हमारी आई थी E = 1/4πε0। और यदि इसके चारों ओर कोई माध्यम है तो इसमें हम k जोड़ दें और q/r², मतलब जितनी दूरी पर निकालना है वो दूरी। तो इस डेरिवेशन को इसमें हम 2 बार लगाएं
तो पहले हमें तो पूरे द्विध्रुव के कारण पी पर निकालनी है, तो इसके लिए हम पहले प्लस क्यू के कारण इस पर निकाल लें, फिर माइनस क्यू के कारण निकाल लें, दोनों का परिणाम ही निकाल दें, तो बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो डेरिवेशन में हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालें। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो E इक्वल, यही सूत्र लगा दें। हम मान लें अभी कि हमारे इसमें इतना पोर्शन नहीं है, इसमें इतना पोर्शन नहीं है, केवल इसके लिए देखें। तो जब इसके लिए देखोगे तो एक कंडीशन बन गई, प्लस क्यू के कारण इस पर और प्लस क्यू के कारण इस पर, तो इतनी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर निकालें, तो 1/4πε0, और यदि इसके चारों ओर कोई माध्यम है तो के भी ले लो, इंटू क्यू अपॉन दूरी का वर्ग। तो हमें दूरी कहाँ से लेनी है? जिस आवेश के कारण निकाल रहे हो उससे उस बिंदु की दूरी जिसके लिए निकाल रहे हो, तो ए पी स्क्वायर, दूरी का वर्ग। अब चूंकि पहला आवेश हम ले रहे हैं तो ई को E1 लिख दें, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन दूरी का वर्ग। तो यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी चाहिए है, तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट है नहीं, तो क्या करें? तो इस R में से L घटा दें, चूंकि जो द्विध्रुव होता है वो 2L होता है, तो LA हो जाएगी, LA हो जाएगी। हमें तो AP चाहिए है, A, तो AP निकालने के लिए क्या करें? इस R में से इतना L घटा दें, तो क्या लिख दें फिर? R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, और अब माइनस के कारण P पर निकालें, तो वही कंडीशन फिर बनी कि एक अकेले आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता वो होती है। तो माइनस के कारण P पर निकालें, तो एवं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो माइनस के कारण, अब दूसरे आवेश के कारण ले रहे हैं, तो E2 इक्वल 1/4πε0 के भाई के, जिसके चारों ओर माध्यम है, परावैद्युत माध्यम, उसके लिए के लगा देते हैं। यदि नहीं होता माध्यम तो के नहीं लगाते, और Q अपॉन BP स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग, तो BP स्क्वायर। ठीक है, अब E2 इक्वल 1/4πε0 और Q अपॉन दूरी। अब देखो दूरी चाहिए, ये पूरी दूरी चाहिए B से P तक की, तो इतना R है और ये L है, तो दूरी क्या लिख दे फिर? BP का स्क्वायर, मतलब R प्लस L का होल स्क्वायर, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। तो दोनों आवेशों के कारण अलग अलग हमें बिंदु P पर तीव्रता मिली। हमें तो चाहिए टोटल द्विध्रुव के कारण P पर एक साथ, तो फिर हम इन दोनों तीव्रताओं को, इनका परिमाण निकाल दें। और हम एक चीज और देख रहे हैं, देखो जब हमने प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता निकाली है, तो इस समय हमने यहाँ परीक्षण आवेश रखा होगा, परीक्षण आवेश होता है धन का, और परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहलाती है। तो मतलब प्लस क्यू के कारण जो P पर तीव्रता मिली उसकी दिशा ए हो गई है, E1, क्योंकि Q0 पर बल लगेगा, कौन लगाएगा? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू जब इस पर बल लगाएगा तो इस तरफ भागेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू के लिए ए होगी। इसी प्रकार माइनस के कारण इस पर निकालना है, तो हमने Q0 फिर रखा होगा, और माइनस Q0 को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो इस तरह पे भागेगा। तो अर्थात माइनस के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ए होगी, और इसको हम कहते हैं E2। इसको ना लिखें चलेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों आवेशों के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिली वो उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। और एक चीज और देख रहे हैं कि E1 बड़ा है E2 से। भाई E1 जो है वो प्लस क्यू के कारण तीव्रता मिली, और प्लस क्यू इसके पास में है, तो इसका इस पर प्रभाव, तीव्रता ज्यादा होगी, और ये दूर है तो इसके कारण इस पर जो तीव्रता होगी वो कम होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं चूंकि E1 व E2
एक ही रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में है। एवं E1 बड़ा है E2 से। तो जब E1 बड़ा E2 से तो इन दोनों का परिणाम ही निकाल दें। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल E1 माइनस E2, वैल्यू रख दें E1 और E2 की, तो E1 की रख दें, E2 की रख दें और सॉल्व कर दें। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दें, साधारण सी गणित है। तो E इक्वल, दोनों में हम देख रहे हैं कि Q बाहर कॉमन आ जाएगा, Q बाहर आएगा, 1/4 पाई ये भी बाहर आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर ले लिया, 1 माइनस R होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस इसका होल स्क्वायर, लघुत्तम वगैरह ले लें, काट पीट दें। तो E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के लघुत्तम लिया तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगा दो, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए आ गया। अब हम इसको साफ करते हैं। जब हम लाइव क्लास पढ़ रहे थे तो उस समय हमने सब लिखवाया है आप लोगों को। अभी तो हम केवल जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको कर रहे हैं, लिखने का काम नहीं कर रहे हैं। नोट्स हमने आप सभी के बनवा ही दिए हैं, तो उसमें देख लेना, हम साफ करते हैं। अब लघुत्तम लें, तो E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इनके होल स्क्वायर खोलें, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 2RL माइनस इसका खोलें, तो दोनों काम कर लो शायद, होल स्क्वायर भी खोल लो और माइनस के अंदर गुणा भी कर दो, तो R स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL और अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यह कैंसल, RL ए कैंसल होगा, कितना बना हमारा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। E इक्वल, व्यवस्थित करें इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इस 4RL को हम क्या लिख सकते हैं, और Q भी साथ में लाएं, तो देखो 2, 4 को हमने पहले 2 लिखा, अब बचा इसमें 2, तो 2 इसका बचा है 2QL, तो 2QL इंटू R। इन राशियों को हमने इस प्रकार से लिखा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2, और देखो 2QL, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, 2QL ये क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम लिख सकते हैं कि P बराबर 2QL होता है, तो इसकी जगह P लिख दो, तो P R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इक्वल, अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी 2L, एक आदर्श द्विध्रुव होता है। आदर्श द्विध्रुव की क्या विशेषता होती है कि दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो बहुत कम होती है, तो फिर जो R लिया था वो तो बहुत दूर लिया था, तो उस R की तुलना में L क्या हो गया, बहुत कम। तो हम लिख सकते हैं कि छोटे द्विध्रुव के लिए या आदर्श द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए L लेस R, L लेस R, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, छोड़ने पर, उपेक्षा छोड़ दें, सही खत्म हो गई,
उपेक्षा करने पर, तो इसको आगे यहां लिख दे। तो फिर हम देखो इस आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, तो एल स्क्वायर जब छोड़ दोगे तो यहां से गायब हो गया। अब क्या बचा, आर स्क्वायर और इसके ऊपर घात 2 मतलब R4, तो E इक्वल 1/4πε0 इंटू 2πr/, L तो छोड़ दिया, R4, तो R4 एक R से R कैंसल, तो E इक्वल 1/4πε0 के और A बना 2p/r3, तो न्यूटन प्रति कूलम। तो अक्षीय स्थिति के लिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली। अब इसके बाद हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।